हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंसर। मैं हूं आकाश शर्मा, एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो होने वाली है हमारे सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर है हमारा। और ये काफी इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं और ये पेपर में धुआंधार पूछा जाता है। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आप लोगों को बता दें, चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। तो हम बताएंगे कि डीएनए हो, आरएनए हो, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इन्हें किन किन अणुओं से मिलकर बने होते हैं, सारी डिटेल में बातें बताने वाले हैं। चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है प्लस इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आपको बता दें, पहले हम आप लोगों को इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाएंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ नया सिखाया जाएगा। सबसे पहले नंबर का पॉइंट है कि डीएनए की खोज जो की थी वो की थी फ्रेडरिक मिशर ने। और जबकि फ्रेडरिक मिशर ने तो खोज की थी, जबकि नाम जो दिया था न्यूक्लिक अम्ल, ये नाम दिया था अल्टमान के द्वारा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो डीएनए है, आपको बता दें इसकी जो खोज इस तरीके से हुई थी कि फ्रेडरिक मिशर जो हमारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने पस कोशिका में, पस आप लोग जानते होंगे, कहीं चोट लग जाती तो व्हाइट कलर का जो पदार्थ होता है वो पस होता है। पस कोशिका के अंदर, पता है नहीं, वहां से पस को निकाला और वहां पर मृत डब्ल्यूबीसी थी और उसके केंद्रक में से खोज की गई थी हमारे न्यूक्लिक अम्ल की। ठीक है, तो आपको बता दें न्यूक्लिक अम्ल की खोज करता फ्रेडरिक मिशर। जब इनकी न्यूक्लिक अम्ल के बारे में और ज्यादा रिसर्च की तो अल्टमान ने देखा कि ये अम्लीय प्रकृति का है, इसलिए इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया। सेकेंड नंबर का पॉइंट है हमारा, हर्शे तथा चेस ने 1952 में ई कोलाई में जीवाणु भोजी के अंतरण द्वारा सिद्ध करके दिखाया था कि डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पहले बहुत भ्रम था कि डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आनुवंशिक पदार्थ है एक्चुअल में। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सिद्धांत वगैरह दिए, अपने अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करके दिखाए, लेकिन सबसे अच्छा जो सिद्धांत माना जाता है वो माना जाता है हर्शे और चेस का। ठीक है, चलिए अगला है डीएनए उंगली छापी तकनीक। उंगली छापी को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक। किसके द्वारा दी गई थी? एलेक जेफरी ने विकसित की थी। ये हमारे वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा विकसित की गई थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला है डीएनए प्रतिकरण। डीएनए प्रतिकृतिकरण का मतलब होता है कि डीएनए का बनना। तो डीएनए का जब बनता है तो 5' से 3' दिशा में इसका फॉर्मेशन होता है और आगे की ओर बढ़ता है। अगले नंबर का पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, डीएनए खंडों की पहचान जब की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम बोलेंगे सदर्न ब्लॉटिंग। आप लोगों को जैसा कि मेरे पीछे थ्योरी दिखाई दे रही होगी, इस थ्योरी में जहां पर आपको रेड कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ये पूरी लाइन के की पॉइंट हैं। तो इन की पॉइंट्स पर आप ज्यादा ध्यान देना, जिससे कि इन्हीं को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका जो पूरी की पूरी लाइन है वो अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है हमारा डीएनए मॉडल। डीएनए मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो डीएनए मॉडल दिया गया था वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1953 में प्रस्तुत किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आता भी है। 2 नंबर का अलग से ही पूछ लिया जाता है कि डीएनए का द्विकुंडित मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र भी पेपर में काफी ज्यादा आता है और थ्योरी भी आप लोगों की पूछ ली जाती है, कभी कभी वैज्ञानिक भी पूछ ले जाते हैं। अगले नंबर का है, ये पॉइंट हो सकता है कि आपके किसी भी टीचर ने ना पढ़ाया हो, कि जेड डीएनए की खोज बेंग एवं रिच ने 1979 में की थी। ये आपके लिए कुछ नया हो सकता है। और आपको बता दें, यहां पर जो जेड है ना, जेड का मतलब होता है जिग जैग डीएनए। ठीक है ना, जब भी डीएनए को उच्च लवणता की स्थिति में आ जाता है तब जिग जैग नुमा आकृति बन जाती है, उसी को जेड डीएनए कहा जाता है। चलिए अगला है, सेंट्रल डोग्मा की जो खोज की गई थी वो क्रिक ने की थी 1968 में। सेंट्रल डोग्मा जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, नहीं ट्रांसक्रिप्शन। जब एमआरएनए से बनता है प्रोटीन उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे हम कहते हैं रिप्लिकेशन। तो इस तरीके से ये जो चार्ट था ये दिया गया था हमारे क्रिक द्वारा, इसको सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। अगले नंबर का पॉइंट है 9, जीन शब्द जॉनसन ने 1909 में प्रस्तुत किया था, 1909 में प्रस्तुत करके दिया था। तो आप इसे याद करेंगे जी जा। क्या करेंगे? जी जा। हाँ, जी जो करके बोल सकते हैं, जी जो बोल सकते हैं, जी से जीन और जो से जॉनसन। ठीक है,
अगला है टीआरएनए की आणविक संरचना की खोज किसने की? टीआरएनए घुलनशील आरएनए होता है, सबसे छोटा आरएनए होता है। ये एमिनो अम्ल को कोशिका द्रव से राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये दी थी होले ने 1965 में, बस में नहीं। अगला है रूपांतरण की खोज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 में बोर्ड एग्जाम में पेपर में पूछा भी जा चुका है। रूपांतरण की खोज की गई थी फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा, और फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में, जो कि निमोनिया बीमारी करने में होता है, और इसका एक्सपेरिमेंट मतलब चूहे वगैरह के अंदर डाल के किया गया था। ये पेपर में पूछा भी गया है, आप चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आने वाले समय में। आपको बता दें, एक मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी जो डिपेंड है वो इसी चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। तो ये है रूपांतरण की खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी, ये तो मैंने बता दिया यार। अगला है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए अणु को काटने का काम करता है, बस में नहीं। जैसे एक कैंची कपड़े को काटती है तो कपड़ा डीएनए मान लो, कैंची को आप एंजाइम मान लो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या फिर इसको आप रासायनिक चाकू भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दो डीएनए अणु को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो काम करेगा डीएनए लाइगेस एंजाइम। तो लाइगेस एंजाइम जोड़ेगा और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको काटने का काम करेगा डीएनए को। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर का है एंटीकोडॉन जो मिलते हैं वो टीआरएनए पर पाए जाते हैं, ना आरआरएनए पे मिलते हैं ना एमआरएनए पे मिलते हैं, ये सिर्फ टीआरएनए पे मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है। अगला है एमआरएनए नाम जो दिया है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो तुम बताओगे जैकब और मोनार्ड ने दिया था, 1961 में दिया था। आपको बता दें इसमें आप लोगों को बहुत सारे वैज्ञानिक देखने को मिले होंगे जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और आपके पेपर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और ये जो वैज्ञानिक हैं ये आप लोगों के इंटर के जस्ट बाद आप अगर तैयारी करते हैं ना नीट वगैरह की, या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये उसमें भी आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आपको बता दें लास्ट नंबर का हमारा पॉइंट है कि राइबोस शर्करा का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बताएंगे C5H10O5। लेकिन अगर डीऑक्सीराइबोस शर्करा की बात करेंगे तो C5H10O4, बस एक ऑक्सीजन इसमें कम कर देनी है। राइबोस शर्करा जो होती है वो पाई जाती है आरएनए के अंदर, और डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है डीएनए के अंदर। आई थिंक आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। यहां पर आपको साइंटिस्ट के नाम अच्छी तरीके से याद करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, याद करने में अपना मन लगाइए और याद कर कर अच्छे तरीके से लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि हर एक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को समझाई गई है, बताई गई है, वो आप लोगों के माइंड में आ सके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें अगले नंबर के हमारे पास प्रश्न जो हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि काफी इंपोर्टेंट हैं। इन्हें आप लोगों को जरूर देखना चाहिए क्योंकि यहां से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वो क्या है आइए चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि आरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समझ में आया नहीं? आरएनए मतलब यहां पर एमआरएनए, तो आरएनए से जब प्रोटीन बनना है तो उसे हम कहते हैं अनुवादन। क्या बोलेंगे? अनुवादन, या इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। क्लियर है? मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया था सेंट्रल डोग्मा, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे बोलते हैं अनुलेखन, जो ऑप्शन ए है, वास्तव में नहीं। और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसे बोलते हैं अनुवादन, जो ऑप्शन सी है। और जब डीएनए से जब डीएनए का निर्माण होता है तो उसे बोलते हैं प्रतिलिपिकरण, जो कि ऑप्शन बी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इतने अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं फिर भी आपसे ये कहूंगा कि हम आपके साथ हैं, हम आपको बताएंगे, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में समारंभ तथा समापन कोडॉन क्रमश होते हैं। देखते हैं भाई क्या होते हैं, चेक करके। यूएए, यूएजी, 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 ठीक है, तीनों में है। यूएए, यूएजी, यूजीए। यहां पर आपको बता दें एयूजी, जो कि आपको तीनों ऑप्शनों में दिखाई दे रहा होगा, ये तो हमारा होगा आरंभ कोडॉन, जिसको समारंभ कोडॉन बोलते हैं। और समापन कोडॉन जो होते हैं, समापन कोडॉन होते हैं 3, एक है यूएए, यूएजी, यूजीए। तो आप लोगों को बता दें इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दिस। इसका मतलब ये सभी इसका आंसर आएगा ऑप्शन
आपको दिखाई दे रहे होंगे ए बी सी, हमारे तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ये आंसर आएगा। आपको बता दें और बायोलॉजी के अंदर आप लोगों को कोई भी प्रश्न के अंदर ये सभी दिखाई दे जाता है, तो 95% चांस है कि आपका आंसर जो होगा वो वही होगा। अगर आपको बाई चांस तुक्का मारना भी पड़े तो आप उसे तुक्का मार सकते हैं, बस में नहीं। और 100% अगर आप लोगों को आंसर क्लियर पता हो तो पहले उसे मारना जो आपको पता है, ठीक है, फिर तुक्का क्यों मारना। एक डीएनए रज्जु में, तीसरा प्रश्न है, एक डीएनए रज्जु में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले नंबर का दे रखा है ग्लाइकोसिडिक बंध, तो ग्लाइकोसिडिक बंध जैसे एक मोनोसैकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसाइडिक आबंध के द्वारा। आई थिंक क्लियर होगा आपको। दूसरे नंबर पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये फॉस्फोडाइएस्टर बंध, तो न्यूक्लियोटाइड तो मुझे तो यही लग रहा है कि फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा ही जुड़े हुए होंगे, क्योंकि पेप्टाइड बंध पाया जाता है किनके अंदर? पेप्टाइड बंध पाया जाता है हमारे प्रोटीन्स के अंदर, पास से प्रोटीन, पास से पेप्टाइड बंध। और हाइड्रोजन बंध जो होता है डीएनए की स्थायित्व को बनाए रखने का काम करता है, तो इसमें जो आंसर आना चाहिए वो बी। अगले नंबर का प्रश्न है 4, AUG। देखो AUG जो है ये एक कोड है, ठीक है, जेनेटिक कोड हमने आपको पढ़ाएंगे, के लिए कौन सा कथन सही है? सही कथन आप लोगों को बताना है। तो पहला है यह मीथेनिन को कोड करता है, तो बिल्कुल बोलेंगे यस ये मीथेनिन को कोड करेगा। सेकंड नंबर का है ये आरंभ कोडन है, तो बिल्कुल बोलेंगे ये हाँ भाई आरंभ कोडन होता है। अगला ये प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों में ही मीथेनिन को कोड करेगा, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, अगर AUG मिलेगा तो वो मीथेनिन को ही कोड करेगा सिर्फ। तो इसका आंसर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये सभी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि अगर आपको बायोलॉजी में ये सभी ऑप्शन दिखाई देते हैं तो आपका आंसर ये सभी ही होगा। समझ में आ गया होगा। अगले नंबर का है 5 वाला पॉइंट्स, mRNA का निर्माण होता है, तो mRNA का निर्माण कहां पर होगा? चेक करते हैं, केंद्रक में होगा क्या, राइबोसोम में, गोल्गी कायल में, या लाइसोसोम में? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा केंद्रक के अंदर, क्योंकि डीएनए जो होता है वो केंद्रक के अंदर मिलता है और डीएनए के द्वारा ही mRNA का निर्माण होता है। तो निर्माण कहां पर होगा? तो बताएंगे केंद्रक के अंदर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट नंबर का है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने की थी? ये कार्नबर्ग या वाटसन व क्रिक ने तो वो दिया था डीएनए का कुंडलित मॉडल। फ्रेडरिक मिश्र ने तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। अल्टमान ने तो न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। इसका मतलब ये तीनों नहीं है, तो कौन सा होगा? तो इसका मतलब है कार्नबर्ग, इसका आंसर आने वाला है। आपको बता दें इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आप सही आंसर भी पता लगा सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। मैंने आपको इसका पॉइंट्स भी आप लोगों को बता रखा था कि जीनी अभियांत्रिकी, इसको हम जीन इंजीनियरिंग बोलते हैं, कि नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी थी? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज पड़ी थी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के माध्यम से, और ये एंजाइम जो होता है डीएनए को खंडों में तोड़ने का काम करता है। तो आपको बता दें इसका आंसर तो वैसे निर्बंधन अंतः न्यूक्लियस आ जाएगा, क्योंकि इसने शुद्ध हिंदी में लिख कर दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर आप एक समझदार हैं और A1 सर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि वो तुम्हें फंसाने की कोशिश जब करेगा, आप लोगों को फंसना नहीं है, क्योंकि जो फंस जाएगा तो वो A1 सर का स्टूडेंट कहलाने लायक ही नहीं है। क्योंकि हम आपको पहले से ही हर एक तरीका बता देते हैं, हर एक तरीके का हथकंडा बता देते हैं जहां से तुम निकल सको। वो चक्रव्यूह में फंसाएगा, भाषा में फंसाएगा, हम आप लोगों को फंसने नहीं देंगे। अगले इसमें पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए है लाइगेज एंजाइम का काम होता है दो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ना, ठीक है ना। अगले नंबर का काइटिनेज का काम होता है कवक की कोशिका भित्ति जो काइटिन की बनी होती है उसको ब्रेक करना। अगला है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है डीएनए का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और अगला है निर्बंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम, इसी को इंग्लिश में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो डी ही आएगा। अगला है ओकाजाकी खंडों से आरएनए प्रवेशकों के समाप्त होने पर इनके परस्पर जोड़ने का काम जो एंजाइम करता है वो कौन सा एंजाइम होगा? तो आप कहेंगे वो एंजाइम कोई और नहीं, डीएनए लाइगेज एंजाइम ही होगा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट नंबर का है कि वंशागति की इकाई क्या है? तो वंशागति की इकाई होती है जीन, और जीन की खोज की थी जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट नंबर का
आरएनए अणु में थायमिन भी स्थापित होता है। तो आरएनए जो होता है, आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है और थायमिन जो होता है वो डीएनए के अंदर पाया जाता है। तो आरएनए में थायमिन विस्थापित होगा किसके द्वारा? यूरेसिल के द्वारा। यूरेसिल को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों को हमने 10 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अति लघु जो प्रश्न है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छे इसमें मतलब कि पॉइंट्स वगैरह हैं, बहुत अच्छे आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो मुझे लगता है आपको पसंद आनी ही चाहिए। अगर आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और लोगों को बताना कि बायोलॉजी घुट्टी का जो कोर्स चल रहा है, इस कोर्स के माध्यम से आप अच्छे तरीके से नॉलेज गेन कर सकते हो और अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय।